गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण पाठ इम्पोर्टेंट चैप्टर शब्द विचार करेंगे। बच्चों, हिंदी व्याकरण में सबसे छोटी ध्वनि वर्ण होती है। हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण होती है। वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो वह जो शब्द निकलता है वो किन से मिलकर बना हुआ है? वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो जो हमने शब्द बनाया, आज हम उस शब्द के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, शब्द क्या होता है? तो शब्द ध्वनियों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण बोलता हूं और इसको आपको समझना होगा कि इनमें से कौन से शब्द हैं और कौन से शब्द नहीं है। यहां ब्लैक बोर्ड पे देखो जरा, यहां पे लिखा हुआ है मैं चाय नहीं पीता। ठीक है बच्चों, मैं चाय नहीं पीता। एक और उदाहरण है इसके बगल में, मैं चाय वाय नहीं पीता। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा उदाहरण देखो, जाओ कुछ सब्जी ले आओ और जाओ कुछ सब्जी वब्जी ले आओ। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो ये निशान लगे हुए हैं जिस शब्द के नीचे वाय और वब्जी, ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं क्योंकि इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो शब्द क्या है? शब्द ध्वनियों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। ध्वनियों का वह समूह जिसका अपना कोई निश्चित अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कमल, अगर मैं बच्चों इसमें कमल में क म और ल, पहले क बोलूं फिर म बोलूं फिर ल बोलूं, तब ये बनता है कमल। तब तो ये शब्द कहलाया है क्योंकि इस शब्द का अपना कोई अर्थ है। कमल का क्या अर्थ है? कि कमल नाम का एक फूल होता है, कमल नाम का एक पुष्प होता है। तो ऐसे शब्द जिनको कि मैं अगर रेगुलर अरेंज करता हूं एक निश्चित क्रम में, कमल ऐसे बनता है कमल, तो ये हमारे क्या होंगे? शब्द कहलाएंगे। इसी तरीके से यदि मैं इसके वर्णों का अदला बदली कर दूं, जैसे मैं कमल को लिख दूं ल फिर म फिर क, तो हमने अदला बदली कर दिया, यानी कि ल को पहले बोल दिया तो ये क्या बन गया? लमक। इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता। जिस शब्द का कोई अपना अर्थ नहीं होता वो शब्द नहीं कहलाते। ठीक है बच्चों, तो यह हमारे शब्द नहीं है, ये निरर्थक है, इसका कोई अपना अर्थ ही नहीं है, तो यह निरर्थक है। परंतु कमल यह क्या है? एक शब्द है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द क्या होता है? ध्वनियों का वह समूह जिसका कोई अपना निश्चित अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसका कोई अपना निश्चित अर्थ होगा। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखो, जैसे फू प्लस ला, तो ये क्या बनेगा? फूल। तो फूल क्या है? एक शब्द है क्योंकि ये अपना रेगुलर पैटर्न में पहले फू फिर ला। यदि इसमें मैं पहले लिख दूं ला और फिर फू, तो ये क्या बन गया? लफू। ये कोई शब्द नहीं होगा, ये तो होगा परंतु ये नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे इसमें क्या समझना है तुम्हें कि शब्द क्या होते हैं? तो ध्वनियों का वह समूह, यानी वर्णों का इस तरीके से, वर्णों को हम इस तरीके से अरेंज करें उनके ऑर्डर में, ताकि वह एक निश्चित अर्थ प्रकट हो जिनके शब्द से, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और ये हमारा कोई शब्द नहीं है, लमक, इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता, तो ये शब्द नहीं कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक आई बात समझ में? अब शब्द, जब हम शब्द को समझने के बाद अब हम पद पे चलते हैं। पद क्या होता है? पद शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाए तो वह पद कहलाते हैं। शब्द जब वाक्य में, वही शब्द जिनको हम वाक्य में प्रयोग कर दें उसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे कमल, कमल क्या है? अलग से लिखा हुआ है, तो यहाँ एक शब्द है। परंतु यदि मैं इसको किसी वाक्य में प्रयोग कर दूं, जैसे नदी में कमल या कीचड़ में कमल खिलता है, तो यहाँ पे कीचड़
कमल और खिलना, ये तीनों के तीनों ही क्या है, हमारे पद हैं। इसी तरीके से जैसे मौसी ने कपड़े सिले, तो इनमें मौसी, कपड़ा और सिला, ये तीनों के तीनों क्या है, पद है। जब यही शब्द पद में प्रयोग किए जाते हैं, वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो यहाँ पे इस वाले वाक्य में देखो, मौसी, कपड़ा, सिला, ये सभी के सभी क्या है, हमारे पद कहलाएंगे। परंतु यही जब मैं अलग से लिखता मौसी, तो ये हमारे शब्द कहलाते। कपड़ा, तो ये भी हमारे क्या कहलाते, शब्द कहलाते। और सिलना या सिला, ये भी हमारे क्या कहलाते, शब्द कहलाते। तो यहाँ तक बच्चों मेरे को आशा है तुम सब समझ गए होगे कि शब्द क्या है और पद क्या है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द को जैसे हम जानते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत से हुई है। यानी कि जो आज हम हिंदी भाषा बोलते हैं, ये प्राचीन टाइम में यह संस्कृत बोली जाती थी। तो हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है। इसी वजह से हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत से ही लिए गए हैं। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि हिंदी भाषा में जो शब्द बनते हैं उनको हम बहुत तरीके से बांट सकते हैं, यानी बहुत तरीके से उनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जिसमें से पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है, उसके आधार पर हम शब्दों को बांट सकते हैं कि वह कितने प्रकार के होते हैं। इसी तरीके से रचना के आधार पर, रचना के आधार पर मतलब बनावट के आधार पर, वह किस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से प्रयोग के आधार पर, शब्दों को हम किस तरह के प्रयोग करते हैं, उस आधार पर हम शब्दों को बांट सकते हैं। इसी तरीके से व्याकरण, व्याकरण प्रकार के आधार पर, यानी व्याकरण में शब्दों का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, उस तरीके से, उस आधार पर भी हम शब्दों को बांट सकते हैं। और लास्ट है हमारा अर्थ के आधार पर। शब्दों के अपने अर्थ होते हैं, उन अर्थ के आधार पर भी हम शब्दों को बांट सकते हैं। तो यहां तक सभी को समझ आ गया होगा कि शब्द क्या है, पद क्या है और शब्द के कितने प्रकार हैं। अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो अब हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, उत्पत्ति में होता है उत्पन्न, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। जिन शब्द की, जैसे हिंदी भाषा जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है, संस्कृत से हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक है, तो इसमें संस्कृत से उत्पन्न होने के वजह से इसमें उत्पन्न के आधार पर हम तत्सम शब्द को 4 भागों में बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यानी कि शब्दों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशज शब्द। ठीक है बच्चों, जो भारत है, भारत प्राचीन भारत में हिंदी नहीं बोली जाती थी, वहां संस्कृत बोला जाता था। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि भारत में वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल आया। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जो वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए, जैसे अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सभी के सभी वेद तुम्हारे किसमें लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए। इसका अर्थ है कि वैदिक काल में जो हमारी भाषा थी भारत की, वह कैसी थी, संस्कृत भाषा थी। वो भी कौन सी, वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत आगे चल करके लौकिक संस्कृत बनी। लौकिक संस्कृत धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और भाषा का परिवर्तन होता चला गया। संस्कृत से प्राकृतिक भाषा बनी, प्राकृति, पाली, अपभ्रंश, अवध। ठीक है, और इस तरीके से धीरे धीरे हमारी संस्कृत भाषा आज के टाइम किसमें बदल गई, हिंदी भाषा में बदल गई। क्योंकि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, इसी वजह से हिंदी की लिपि और संस्कृत की लिपि, दोनों की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। ये जो हम लिख रहे हैं किसमें लिख रहे हैं, देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं। इसी वजह से इन दोनों की लिपियां क्या है, बराबर। ठीक है बच्चों, फिर क्या होता है कि समय आगे बढ़ता जाता है और उसी बीच में अरब से बहुत सारे लुटेरे आक्रमणकारी आते हैं, भारत पे आक्रमण करता है। तो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी
सभ्यता को लेकर के भारत में आते हैं। तो उनकी भाषा अरबी भाषा जब भारत में आई तो हिंदी में कुछ जो व्यक्ति थे वो अरबी भाषा का प्रयोग करने लगे, तो उस वजह से हिंदी में हम कहीं कहीं अरबी भाषा का प्रयोग देखते हैं। फिर कुछ समय बाद फारसी भाषा आ गई। मुगल शासक जो आए बाबर, अकबर, औरंगजेब, ये सब अपने साथ फारसी भाषा को लेकर आए। तो हम देखते हैं कि इनकी फारसी भाषाओं का भी 200-300 साल 400 साल तक इन्होंने भारत पे शासन किया, तो इनकी भी भाषाएं जो है वो हिंदी भाषा में मिल गई। इसके साथ उसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों का आक्रमण होता है, पुर्तगालों का आक्रमण होता है, फ्रांसीसी आते हैं, डच आते हैं, चीनी आते हैं, रूसी यात्री आते हैं, बहुत ऐसे घूमने वाले, बहुत ऐसे आक्रमणकारी आते हैं, तो अपने साथ अपनी देश की संस्कृति भाषा को लेकर के भारत में आते हैं। तो उस वजह से हमारी जो अपनी हिंदी भाषा थी उसमें बहुत तरीके के शब्दों की मिलावट हो गई। इस आधार पर हमारी जो उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को बांटते हैं वह 4 भागों में बांटते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशज शब्द। तो हम 4 भागों में शब्दों को बांटते हैं। 4 भागों में बांटने का क्या अर्थ है? तत्सम शब्द यानी कि वे शब्द होते हैं जो पूर्ण रूप से संस्कृत में से ही आए हुए शब्द हैं, यानी कि वह संस्कृत के ही शब्द हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व हमारी वैदिक सभ्यता आरंभ हुई थी भारत में, तो यानी 2500 ईसा पूर्व जो हमारी हिंदी के शब्द थे संस्कृत के, वही शब्द हूबहू वही शब्द आज भी प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। ऐसे शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि इतने समय से वह शब्द किसी भी आक्रमणकारी, किसी भी दूसरे भाषा के प्रभाव में आने पे अपने आप को नहीं बदल पाया, वह आज भी ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे ग्राम, कृषक, कर्ण आदि। तो पूछ सकते हो कि ये तो हमारे पूरे के पूरे क्या हैं? संस्कृत के लिखे हुए शब्द हैं। तो जी हाँ, ये शब्द संस्कृत के ही शब्द हैं, क्योंकि यह संस्कृत से ही आए हुए हैं, इसीलिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे चल करके होता क्या है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि संस्कृत से आए, परंतु वह इतने दिनों से प्रयोग में लाते वह कुछ और ही बोला जाने लगा। ठीक है, क्योंकि लगभग 2000 साल पहले से अभी तक में भाषा का इतना परिवर्तन होता चला गया। जैसे कि यदि पहले ग्राम बोला जाता था गांव को, तो आज हम ग्राम नहीं बोलते, क्योंकि यह थोड़ा हार्ड लगा। तो धीरे धीरे ग्राम को क्या बोला जाने लगा? गांव। क्या बोला जाने लगा? गांव। तो गांव जो है वह क्या है? तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द क्या है? ग्राम। ग्राम को क्या बोला जाने लगा? गांव। तो गांव क्या हो गया? तद्भव शब्द। यानी कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के वह शब्द जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वह शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसी तरीके से कृषक हम पहले संस्कृत में कृषक किसको कह देते? किसान को। जो आज हम किसान कहते हैं जिन्हें, उन्हें क्या कहा जाता था? कृषक। यानी कि कृषक क्या बन गया? समय के साथ किसान बन गया। तो जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ आज भी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे परिभाषा इसकी देखते क्या है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य क्या बन गया? सूरज। हस्त क्या बन गया? हाथ। दिवस ये क्या बन गया? दिन। तो कुछ परिवर्तन हो गया इनके शब्दों के उच्चारण में, और ये क्या बन गया? तुम्हारा तद्भव शब्द बन गया। तो यहां तक बच्चों सभी को समझ आ गया होगा तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर है। इसके बाद हम आगे करेंगे इसमें देशज शब्द और विदेशज शब्द। इससे पहले मैं कुछ ऐसे शब्द लिखवाता हूं जो कि तत्सम थे, परंतु उनके प्रयोग में वो आज क्या कैसे बोले जा रहे हैं? तद्भव शब्द में बोले जाते हैं। यानी तत्सम से तद्भव कैसे बना शब्द, उससे कुछ उदाहरण मैं लिखवाता हूं। ठीक है बच्चों,
यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं और इन शब्दों के एक तरफ तत्सम शब्द है जो कि आज नहीं, आज से 2500 साल पहले प्रयोग किए जाते थे, और कुछ शब्द तद्भव शब्द हैं जो कि आज प्रयोग हम करते हैं। फिर यहाँ पे तत्सम शब्द है और उनके कुछ तद्भव शब्द हैं। तो पेपर में इस तरह से भी एग्जाम्पल हमें पूछ लेते हैं कि कौन से शब्द है वो तत्सम शब्द है और कौन सा शब्द है वो तद्भव शब्द है। तो इसका तो हम जब पढ़ते रहते हैं हिंदी में, हम जब बहुत सारे ऐसे शब्दों को देखेंगे तो हमें अपने आप अनुभव हो जाता है कि यह संस्कृत का शब्द है, बिल्कुल मिलता जुलता, तो ये पक्का क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। और जो आज के टाइम पे प्रयोग किए जाते हैं वो क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पहला जो है हमारा, ये क्या है, आम्र। अब आम्र कोई बोलता है आज, नहीं बोलता ना, तो ये जो आम्र है इसका मतलब ये आम्र क्या है, तत्सम शब्द है। आम्र क्या है, तत्सम शब्द है। उसको आज हम क्या बोलते हैं, आम। तो बदल गया ये आम्र किसमें, आम में, इसलिए आम क्या है, तद्भव शब्द है। जब हम पेपर में आएगा कि निम्नलिखित में से शब्दों को हमें पहचानना है कि कौन सा हमारा तत्सम है कौन सा तद्भव है, तो उनको ऐसे ही पहचान सकते हैं। जैसे ज्येष्ठ, ज्येष्ठ अब कोई नहीं बोलता, डायरेक्ट बोलता है जेठ। भ्रमर, भ्रमर को आप क्या बोलते हैं, भ्रमरा। हस्त, हस्त क्या बोलते हैं, हाथ। दंत, दंत को क्या बोलते हैं, दांत। दुग्ध, दुग्ध को क्या बोलते हैं, दूध। दिवस, दिवस को क्या बोलते हैं, दिन। और इसी तरीके से क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि एक ऐसा खुला मैदान, उसको क्षेत्र को क्या बोलते हैं, आज खेत। ठीक है। कोकिल, कोकिल मतलब कोयल, जो पंछी होता है कोकिल, वो आज क्या बोला जाता है, कोयल। कुंभकार, कुंभकार को क्या बोलते हैं आज, कुम्हार। निद्रा क्या बोलते हैं, नींद। दुग्ध, दुग्ध यानी कि दूध। और अक्षी या नेत्र मतलब क्या होता है, आंख। तो आज के समय में हमने जो शब्द हैं उनको पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। और जिनसे वो बने, प्राचीन समय में वह जो बोले जाते थे, उनसे जिनकी उत्पत्ति हुई, जिनसे वह शब्द हमारे क्या है, तत्सम शब्द है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि तत्सम और तद्भव शब्दों की हम पहचान कैसे करें। बहुत सारे ऐसे हजारों लाखों शब्द हैं, क्या हम इनको याद करेंगे कि ये तत्सम है, ये तद्भव है, नहीं। इसको हम क्या करेंगे फिर, तो इसको हम एक दो बार पढ़ लेंगे, जो हमारी संस्कृत के शब्द और हिंदी के शब्द है, तो ये हमें अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा और हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन से शब्द तत्सम शब्द है और कौन से शब्द तद्भव शब्द है। यहाँ पे जो हल बोलने में थोड़ा कठिन लगे, जो कि जटिल शब्द होते हैं, वह तत्सम हो जाते हैं। जो आज के टाइम पे आसानी से बोल दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव शब्द। यही इसकी क्या है, पहचान है। ठीक है। इसके बाद हम तत्सम शब्द, तद्भव शब्द के बाद देशज और विदेशज शब्द समझेंगे और उसमें क्या अंतर है वह समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देशज शब्द और विदेशज शब्द इसके बारे में जानेंगे कि देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं, इन दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये हिंदी भाषा में आकर के मिले। तो एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं, दिखाई दे रहा है ये सभी को, देशज शब्द क्या होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदी भाषा में जितने भी शब्द हैं या हिंदी भाषा के जो भी शब्द बने वो कैसे बनाए गए हैं, तो संस्कृत से लेकर के बनाए गए हैं। जो हूबहू संस्कृत से शब्द लिए गए उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और जो इन 2000-2500 सालों में कुछ ना कुछ बदल गए, अपने रूप में कुछ ना कुछ अंतर आ गया, परंतु आज भी वो प्रयोग किए जाते हैं, हम तद्भव शब्द कहते हैं। यहां तक आ गया सभी को समझ में। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर ये 2500 साल तक केवल हम इन्हीं भाषाओं का प्रयोग करते रहे, बीच में और कोई नया शब्द बना ही नहीं, कोई और ऐसे विद्वान या कोई ऐसा कोई लोक भाषा नहीं बनी? तो मैं बोलूंगा हाँ बना। इन्हीं जो शब्द बने उनके बीच में, इन 2500 साल के बीच में जो शब्द बने गए बीच में, अगर वह देश में बनते हैं तो उनको हम देश शब्द कहें, और वैसे शब्द जो कि विदेश में बने या विदेशों से जो भारत में आए और हिंदी भाषा में जिनका उपयोग होने लगा उनको हम क्या कहने लगे, विदेशज शब्द कहने लगे। यहां तक आई बात समझ में। अब
देशज शब्द, इसकी परिभाषा क्या है? देशज शब्द देखो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, देशज शब्द वे शब्द जो मूल रूप से देश के प्रचलित लोक भाषाओं और क्षेत्रीय बोलियों से लिए गए हैं पर समय के साथ हिंदी भाषा में घुल मिल गए, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। यहां तक आई बात समझ में? देशज शब्द मतलब क्या मैंने बताया कि वे जो कि देश में ही उत्पन्न हुए, जैसे कि हम जब अपने किसी दोस्तों के संगत में या कभी किसी के संगत में रहते हैं तो उनके से जैसा हम भी कुछ सीख जाते हैं, ठीक इसी तरीके से हिंदी भाषा के साथ भी हुआ। इन समय के दौरान जो इतना बड़ा लंबा पीरियड रहा समय का, उसमें वह जिन दूसरे भाषाओं दूसरे संस्कृति के प्रभाव में आया उनसे वह कुछ ना कुछ बातें सीखता गया और इनमें हिंदी भाषा में शब्द क्या होते गए, चले गए, जुड़ते चले गए। तो कुछ ऐसे शब्द जो कि भारत के ही छोटी मोटी जो क्षेत्रीय लोक भाषा है, जैसे कि हरियाणा की हरियाणवी, उत्तर प्रदेश की भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बिहार की मगधी, मैथिली, झारखंड के संथाली, ठीक है, उत्तराखंड की कुमाऊं, यानी ये क्षेत्रीय बोलियां जो हैं, इनमें से कुछ ऐसे शब्द निकल करके आए जो कि आज के टाइम उनको हम किन में प्रयोग किए रहे हैं? हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। और हमें एक ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा का ही शब्द है, यानी कि ये तो हुबहू हिंदी ही है, लेकिन ये उनसे आए हुए शब्द हैं। ऐसे शब्द जो देश के अंदर, जो भारत देश की जो सीमा है, उस सीमा के अंदर जो शब्द की उत्पत्ति हुई, उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। और वे शब्द जो कि उन भारत देश के बाहर, चाहे चाइना हो, इंग्लैंड हो, तुर्की हो, अरबी अरब हो, ठीक है, अफगान हो, फ्रांसीसी हो, पुर्तगाली हो, इन सब में जो देश में उत्पन्न भाषाएं हुई, जो देश से बाहर हुई परंतु वो आज हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द। विदेशज शब्दों को हम और अधिक से समझेंगे। तो देशज शब्द समझ में आया, यानी ये देश में ही उत्पन्न हुए शब्द हैं। इनके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ऊपर। देशज शब्द के क्या है? जैसे कि लकड़ी, थैला, पगड़ी, ठीक है, लोटा, फिर क्या है? खटिया, ये झुग्गी, ऐसे शब्द हैं जो कि देश में ही उत्पन्न हुए। लोगों ने अपने अनुभव से, अपने बुद्धि से किसी वस्तु को अपना नाम दे दिया, ठीक है। तो अब तुम ये पूछ सकते हो कि सर क्या जब वैदिक संस्कृत हुआ करती थी तो इन शब्द का उस टाइम कोई नाम नहीं था? बोलूंगा हाँ था, उन शब्दों का अपना नाम भी था और उन शब्द को अलग नाम से हम बोलते थे, ठीक है, परंतु आज हम उनको अलग नाम से बोल रहे हैं, जो कि देश के अंदर उत्पन्न हुए ये शब्द हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। दूसरा आता है हमारा विदेशज शब्द। क्या होता है विदेशज शब्द? तो नाम से ही पता लग रहा है कि क्या? विदेश से, यानी कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति कहाँ हुई? विदेश में हुई, परंतु आज वो कहाँ बोले जा रहे हैं? भारत में, यानी हिंदी भाषा में बोले जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या ये विदेश से घूमते फिरते आ गए भारत में और हिंदी भाषा मिल गए? तो मैं बोलूंगा नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा? बच्चों देखो, हुआ क्या कि भारत में जब हिंदी भाषा का उद्भव भी नहीं हुआ था, जब हिंदी भाषा उद्भव भी नहीं हुआ था, जब हिंदी कोई बोलता भी नहीं था, उस टाइम से ही अरब और विदेशी आक्रमणकारी भारत आते रहे, भारत को लूटते रहे। तो वो अपने साथ अपनी वहाँ की संस्कृति, अपनी वहाँ की रहन सहन, अपने साथ वो भाषा बोली भारत में लाए। तो इन जो वहाँ दूसरे देशों से लाई गई संस्कृति थी या भाषा थी, ये मान लो जैसे कि सबसे पहले 712 ईस्वी में अरबी आते हैं, वह भारत पर आक्रमण करते हैं। तो वो अपने साथ जो अरबी भाषा लाए, वो जब तक भारत में रहे तब तक वो उन्हीं भाषा में बोलते थे लोगों के बीच में। तो होता क्या है कि जब हम किसी भाषा को बोलते हैं दूसरे के सामने, तो कुछ ना कुछ वह भी समझ जाता है। इस तरीके से क्या होता है, अब अरबी भाषा बोल रहे हैं किसी के सामने, तो अरबी भाषा कुछ ऐसे शब्द जो कि हिंदी भाषी लोग हैं वो सुन के वह उसको हिंदी में प्रयोग करने लगे, ठीक है। और उस समय बीतता चला गया, वह हिंदी में प्रयोग करते चले गए और आज के टाइम उनको हम हिंदी भाषा में ही बोलने लगे, यानी हिंदी भाषा के ही वह शब्द बन गए। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति कहाँ हुई? विदेश में हुई, परंतु आज के समय वह कहाँ बोली जाती है? हिंदी भाषा प्रयोग की जाती है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल लिया अरबी का, तो केवल अरबी तो नहीं आए, अरबी के बाद देखोगे इतिहास में तो कई आंदोलनकारी, कई क्रांतिकारी, ठीक है, आए थे, कई
जैसे कि मुगल जब आए, बाबर ने आक्रमण किया भारत में, तो उन्होंने अपने साथ फारसी भाषा लाई, ठीक है। तुर्कों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने तुर्की भाषा लाई। और इसी तरीके से जो हमारे पुर्तगाल आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली भाषा आई, फिर अंग्रेज आए तो अपने साथ इंग्लिश लाया, और इंग्लिश तो आज भी हम पढ़ते हैं। इस तरीके से फ्रांसीसी अपने साथ फ्रांसीसी भाषा, एक शब्द जैसे कि तुम कह सकते हो, हम मार्केट में जो चाउमीन है, चाउमीन का आजकल बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, बहुत बच्चे इनका नाम जानते हैं चाउमीन। तो क्या यह चाउमीन उस टाइम था, यानी किस टाइम, जब संस्कृत वैदिक संस्कृत का युग था, तो क्या उस टाइम तुम्हारा ये संस्कृत शब्द में चाउमीन बोला जाता था? नहीं। इस शब्द की उत्पत्ति आज लगभग 150-70 सालों के बीच के दशक में ही हुआ है। तो ये क्योंकि उस टाइम ये शब्द था ही नहीं, इस तरह की कोई वस्तु ही नहीं थी, तो इनका नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई? चीन से हुई। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति चीन से हुई वह चीनी भाषा के हो गए, लेकिन आज इनको हिंदी में हुबहू हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इन भाषाओं के आधार पर हम कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको पढ़ के समझते हैं। सबसे पहले विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो विदेशी भाषा, वे शब्द जो विदेशी भाषा जैसे अरबी, जैसे विदेशी भाषा जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी आदि के हैं, और हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है। वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, यहाँ पे अब मैंने क्या कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो कि अपनी पर्टिकुलर भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में उनका प्रयोग होता है। अब देखो जरा, यहाँ पे पहले अरबी। जब अरब आए तो उन्होंने अपने साथ जो अपनी अरबी भाषा लाई, उनमें से मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, एक एक करके पढ़ो। अखबार, इंसाफ, कत्ल, कब्र, कसम, कानून, कायदा आदि, ये ऐसे शब्द हैं। क्या ये हिंदी के शब्द है? नहीं, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अरब में हुई थी, अरबी भाषा में, और आज उनको हम कहाँ प्रयोग करते हैं? हिंदी में प्रयोग करते हैं। यहाँ तक आई बात समझ में। इसके बाद देखो जरा, फारसी को फारसी भाषा के शब्द हैं अचार, आदमी, आसमान, कमर, खून आदि। इसी तरीके से तुर्की भाषा से आए हुए शब्द हैं कुर्ता, कुली, कैंची, चाकू, बंदूक, तो आदि। तो क्वेश्चन ये है कि ये तो और भी बहुत सारे शब्द हैं, इनको याद कैसे रखें, कौन सा किस भाषा से है दिया गया है, क्योंकि पेपर पूछा जा सकता है कि यहाँ शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका एक सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है कि इनको हम अधिक से अधिक बार रिवीजन करें और पढ़ते रहें। जितने हजारों लाख शब्दों को पढ़ेंगे हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ बैठेगा और हमें पता लग जाएगा कि अरबी के शब्द हैं या कौन से भाषा से लिए गए हैं। तो अगली स्लाइड में मैं यहाँ पे कुछ ऐसे जो भाषा लिए गए हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द जो अलग अलग भाषाओं से लिए गए, उनके कुछ एग्जाम्पल पे लिखवाता हूँ, उनको नोट करना है और समझना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे कुछ विभिन्न भाषाओं से लिखे गए महत्वपूर्ण शब्दों को लिखवा दिया है, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं, हजारों लाखों शब्द हैं, इतना ब्लैक बोर्ड पे लिखवाना संभव नहीं। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जिनको मैंने लिखवा दिया है, और भी अधिक से अधिक शब्दों को बुक किताब से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैंने लिखवाया पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगाल सबसे पहले आए थे भारत में वैसे भी, तो वो अपने साथ पुर्तगाली भाषा लेकर आए। उसमें से कुछ शब्द आए हैं पुर्तगाली से जो कि आज हुबहू हम प्रयोग करते हैं, जैसे अलमारी। तो बच्चा, अलमारी जो है वह कैसा शब्द है? ऐसा लगता है सुनने में जैसे हिंदी का ही शब्द हो, परंतु नहीं। इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई? पुर्तगाली भाषा में हुई, पर आज हम उसे किस में उपयोग कर रहे हैं? हिंदी भाषा में उपयोग कर रहे हैं। ये पुर्तगाली ही शब्द है, ठीक है। अभी सुनने में ऐसा लगेगा जैसे ये तो हिंदी के शब्द है, परंतु यह इनकी उत्पत्ति अगर देखें तो इनकी कहाँ हुई है? पुर्तगाली भाषा में हुई है, ठीक है। यानी कभी पुर्तगाल जाओ और वहां पे अगर बोलो अलमारी, तो वो समझ जाएंगे अलमारी किसे कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो देखो जरा, अलमारी, कप्तान, कमरा, गबला, गोदाम, तौलिया, ठीक है, बाल्टीन, जो भी है, ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं? पुर्तगाली शब्द है। इसी तरीके से पुर्तगाली बात देखो, अंग्रेजी शब्द को आसानी से पहचान सकते हो कि कैसे शब्द इंग्लिश के हैं।
जैसे कि देखो इंजन, इंजन लिखने में भी लगता है ENGI, तो ये कैसा हो गया हमारा इंग्लिश का शब्द हो गया। कंपनी, कंपनी को क्या लिखते हैं CUMPAN, पर तो हिंदी में भी हम ऐसे उपयोग करते हैं ना कंपनी। इसी तरीके से कॉलेज, इसी तरीके से कार, गैस, उसके बाद क्रिकेट, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है इंग्लिश के शब्द है जिनका आज हम किस में उपयोग करते हैं, हिंदी में करते हैं। इसी तरीके से फ्रांसीसी शब्द से भी लिए गए हैं, फ्रांसीसी भाषा से, जैसे काजू, कारतूस, कूपन, ठीक है, आल्पिन, लैंप, इंजीनियरिंग, ये क्या है हमारा एक तरीके से फ्रांसीसी भाषा के शब्द है। फिर चीनी से आया हुआ शब्द जैसे चाय हो गया, और आज का बच्चों का फेवरेट शब्द चाउमीन, ठीक है, चाउमीन, पटाखा, ये सब क्या है चीनी भाषा से लिए गए शब्द है। जापानी से कौन सा, जैसे रिक्शा, रूसी भाषा से जैसे मिग, स्पुतनिक आदि, ठीक है। डच से लिए गए हैं, डच भाषा से तुरुप, बम आदि। स्पेन से लिए गए सिगार, सिगरेट, कॉर्क आदि। तो है तो बहुत सारे शब्द, कुछ मैंने लिखवाए यहाँ ब्लैक बोर्ड पे और इनको अच्छे से समझना है। आगे अगली स्लाइड में हम करेंगे देशज विशेषण शब्द हो गया, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। हमने सभी को अच्छे से कवर किया। तत्सम क्या होते हैं, जो बिल्कुल संस्कृत के जैसे ही हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द हो। तद्भव क्या होते हैं, जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हो। देशज क्या होते हैं, देश में उत्पन्न होने वाले वह शब्द जो हो हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हों। विदेशज यानी विदेश में उत्पत्ति वह शब्द जो आज हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पूरी तरह खत्म हुआ। अब हम इसके बाद करेंगे उत्पत्ति के बाद रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। अगली स्लाइड में देखो, ठीक है बच्चों। तो अब हम करते हैं रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना यानी कंस्ट्रक्शन, यानी रचना का क्या अर्थ होता है कि जैसे एक घर बना रहे हैं, घर बनाने के लिए उसमें क्या क्या प्रयोग की गई, ईंटें, सीमेंट, जो भी हमने प्रयोग किया, रचना यानी घर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसकी रचना जो हुई और किस किस चीजों से बनी। इसी तरीके से कोई सा शब्द बना, फल बना, चारपाई बना, स्कूल बना, तो इनका रचना कैसे हुआ, किन वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, कैसे ये जुड़े हुए हैं। तो उन रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि अगर कुछ शब्दों को मैं तोड़ मरोड़ दूं तो उन तोड़ते बड़े हुए शब्दों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं वैसे शब्दों को। तो रचना के आधार पर हम शब्दों को 3 भागों में बांट सकते हैं। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भाग में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द इन शब्दों के और अधिक टुकड़े, जो रूढ़ शब्द होते हैं जिनके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके। इसका क्या अर्थ हुआ, जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, ये तो वर्ण होता है, मैंने पिछली वीडियो में करवाया है। जिनके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके वह वर्ण कहलाते हैं। हाँ, वो वर्ण कहलाते हैं, परंतु शब्दों के और अधिक टुकड़े ना किए जा सके और यदि टुकड़े कर भी दिए गए हो तो उसका कोई अपना सार्थक अर्थ ना लिखने। सार्थक यानी कि उस शब्द टुकड़े हुए, जो टुकड़े बचे कुचे शब्द टूटे तोड़े गए हैं, उनका कोई अपना ही अर्थ हो ही ना, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनके अगर टुकड़े कर भी दिए जाए परंतु उनका कोई सार्थक अर्थ ही ना निकले, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द में जैसे कि मान लो घर है, पानी है, फल, तारा, ये कैसे शब्द हैं, इनके अगर मैं टुकड़े करूं घर का, घ प्लस रा, तो क्या इनका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है। घ का अपना कोई अर्थ है, ये तो एक वर्ण है, रा का कोई अपना अर्थ है, ये भी एक वर्ण है। तो जिनका कोई सार्थक अर्थ निकले ही ना, वही शब्द हमारे क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। इसी तरीके से पानी से में देखो, पा प्लस नी, पा का कोई अपना अर्थ है, नी का अपना कोई अर्थ नहीं है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, रूढ़ शब्द है। इसके बाद हम करेंगे यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम रूढ़ शब्द के बाद यौगिक शब्द पढ़ते हैं। यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द जैसे कि इससे पहले मैंने रूढ़ शब्द में क्या बताया कि रूढ़ शब्द के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी
जो शब्द है उसके अगर टुकड़े कर भी दिए जाए तो उस टुकड़े हुए शब्द का कोई अपना अर्थ होता नहीं है। जैसे कि फल, फ और ल का कोई अपना अर्थ नहीं होता, परंतु यौगिक शब्द इसका अपोजिट है। यह दो सार्थक शब्दों के जोड़ से बना हुआ होता है। यदि मैं यौगिक शब्द के टुकड़े कर दूं तो वे दोनों के दोनों टुकड़े अपने में एक विशेष अर्थ को रखते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं और यदि जिनके टुकड़े कर दिए जाए तो भी उनका अपना अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रसोई घर, रसोई घर के अगर मैं टुकड़े करूं तो रसोई जोड़ घर। रसोई का अपना अर्थ होता है और घर यानी कमरा का अपना अर्थ होता है। रसोई यानी जहां खाना बने और घर यानी कि कमरा, यानी ऐसा घर जहां की खाना बनता हो उसे हम क्या कहते हैं? रसोई घर। तो इन दोनों शब्दों का अपना एक विशेष अर्थ होता है। तो यौगिक शब्द वे शब्द हैं जिन के टुकड़े के भी अपने अर्थ होते हैं। इसी तरीके से देशभक्ति यानी देश जोड़ भक्ति। देश यानी कि कोई सा भी कंट्री, कोई सा एक ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देश। और उसके प्रति जब हम भक्ति दिखाएं, भक्ति यानी कि आराधना करना, प्रार्थना करना। तो ऐसे दोनों टुकड़े जिनका अपना कोई विशेष अर्थ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। फिर हमारा थर्ड है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ क्या होता है? तो बच्चों ये योग रूढ़ शब्द जो है ये भी यौगिक शब्द में ही, यौगिक शब्द से ही होते हैं, यानी कि ये भी यौगिक शब्द ही है, परंतु इनका वे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को बहन करता है, यानी जिसका कोई अपना ही अर्थ हो, उस विशेष पर्टिकुलर शब्द को ही हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये यौगिक के ही शब्द हैं, इसके भी अगर मैं टुकड़े करूं तो दोनों टुकड़े के अपने अपने अर्थ होंगे, परंतु यह किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करते हैं। जैसे चारपाई का टुकड़ा अगर करो तो चार जमा पाई यानी ऐसी वस्तु जिसके कि चार यानी चार पाई यानी पैर हो, उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। परंतु ये चार पाई यानी कि ये तो कुर्सी भी है, मेज भी है, इनके भी क्या होते हैं? चार चार पैर होते हैं। टेबल है, इसके भी क्या होते हैं? चार पैर होते हैं। परंतु ये चार पाई जो है किसी विशेष यानी सोने के लिए जो बनाई गई है उसकी ओर इशारा करता है, यानी यौगिक शब्द योग रूढ़ शब्द को कहलाते हैं। यानी वे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को बहन करे उसको हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसी में एक और एग्जाम्पल है, जैसे पंकज। पंकज हम किसे कहते हैं? कमल को। अब पंकज का अपना अर्थ होता है हिंदी में कि वे जो कि कीचड़ में उत्पन्न होते हैं, वे जो कीचड़ में उत्पन्न होते हैं। तो कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है, जैसे घास, ठीक है, घास हो गया, फूल है, कीड़े मकोड़े, शंख, बहुत सारी चीजें पानी में उत्पन्न होते हैं। परंतु पंकज किसी विशेष शब्द की ओर दिखाया गया है, यानी कि कमल की ओर इशारा करता है, इसीलिए उस पंकज शब्द को भी हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने क्या सीखा? शब्द किसे कहते हैं, शब्द की क्या परिभाषा है, उससे कितने भेद हैं, उनके किस तरीके से उनके भेदों को हम पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। ये मेन चैप्टर यहीं तक ही है शब्द में। इसके बाद हमारा जो प्रयोग के आधार पर, व्याकरण प्रकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर बचता है, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। यहां तक शब्द का मेन चैप्टर खत्म होता है, इसको और आगे हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब घर पे पढ़ो, वीडियो को समझो, देखो, कुछ समझ नहीं आए तो मेरे से पूछो, ठीक है? बाय।